दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 10 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने बीजेपी सरकार ने हरियाणा से जाटों का जो राजनीतिक वजूद खत्म किया है ना, इतना तो किसी भी देश के किसी भी राज्य की किसी भी सरकार ने नहीं किया। आज राजनीतिक रूप से जाटों का बिल्कुल एक प्रभाव हो चुका है, खत्म हो चुके हैं। न तो राजनीतिक के किसी बड़े पद के ऊपर जाट नेता हैं और न ही ब्यूरोक्रेसी के किसी पद के ऊपर है, यानी न तो कोई डीजीपी है, न कोई सेक्रेटरी वगैरह, जितने भी सरकारी पद है उन पर भी जाट नहीं है। और राजनीति की बात करें तो राजनीति में जो थोड़े बहुत थे, 2-4 नाम गिनती के हुआ करते, जैसे ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, कैप्टन अभिमन्यु जी थे, या फिर वो सुभाष बराला जी को राज्यसभा की सीट दे गए ना, उनको वैसे ही चुनावी राजनीति से दूर कर दिया। ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात करें तो वो झज्जर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनको बादली से चुनाव लड़ाया गया, परिणाम स्वरूप वो हार गए। और रही बात कैप्टन अभिमन्यु की, तो उनका रेजिडेंस रोहतक के अंदर है, उनको टिकट दिया जाता है नारनौल से, तो न तो वहाँ से जीत पाते हैं न रोहतक से जीत पाते हैं, तो उनका भी राजनीतिक अस्तित्व वाला बिल्कुल खत्म हो चुका है एक तरह से। और इनके अलावा और कोई बड़ा नेता जो है वो जाट नेता उभरने नहीं दिया बीजेपी ने। तो जाटों का जो राजनीतिक पतन हुआ है ना, उसको मतलब एक तरह से जाटों को निपटा दिया गया है बीजेपी में। अब बारी है खिलाड़ियों की। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार जाटों का राजनीतिक भविष्य खत्म किया गया, इसी प्रकार मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर खेलों का और खिलाड़ियों को भी निपटाने की जो योजना है वो सरकार ने शुरू कर दी। मुझे ऐसा लगता है। क्यों? अब अगर आप इसी बात पे पूछेंगे कि अगर सरकार की ऐसी कोई नियत होती तो विनेश फोगाट को 4 करोड़ रुपए और प्लाट कैसे देती। उसके तो 4 करोड़ रुपए बनते थे, जिस दिन मांगे उसी दिन दे दिया, और उसके साथ प्लाट भी फ्री में दे दिया। तो दोस्तों, विनेश फोगाट की अगर बात करें तो विनेश फोगाट इस टाइम खिलाड़ी नहीं है, वो एक नेत्री है, पॉलिटिशियन है। और पॉलिटिशियन के लिए तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को देख लीजिए। शिंदे सरकार उसके उद्धव ठाकरे के एमपी हुआ करते, उनके किस तरह से उनके एमपीओ को तोड़ा, किस तरह से अपनी सरकार बनाई। तो ये हरियाणा में भी हो सकता है। वो कांग्रेस की नेत्री है, आने वाले टाइम में हो सकता है वो बीजेपी में शामिल हो जाए। तो विनेश फोगाट को खिलाड़ी की कैटेगरी में हम नहीं रख सकते। खैर दोस्तों, अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो विनेश फोगाट की छोड़िए, अब आगे बात करते हैं। तो हरियाणा के अंदर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि खिलाड़ियों के साथ भी निपटाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो पहली बात तो यह है कि हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल में सरकार ने कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम नहीं बनाया, और अगर जितने बनाए हैं तो उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो चुका है। इसकी वजह और इसी का परिणाम ये है कि पीछे नीरज चोपड़ा क्लासिकल टूर्नामेंट, जेवलिन थ्रो टूर्नामेंट हुई थी, वो इंटरनेशनल लेवल की थी, पंचकुला में होनी थी, और वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था। लेकिन जब पंचकुला के स्टेडियम की हालत देखी इंटरनेशनल कमेटी जो आई थी, तो उन्होंने उसको पहले तो वार्निंग दी, वार्निंग के बाद भी जब उस हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं किया तो वो जो गेम थे वो यहाँ से बेंगलोर चले गए। अब ये सोचिए कि अगर इस तरह के इंटरनेशनल लेवल हरियाणा के अंदर टूर्नामेंट होते इंटरनेशनल लेवल के, तो खिलाड़ियों को कितना बेनिफिट होता। और सिर्फ यही नहीं, एक एशियन एथलेटिक फेडरेशन कप था, वो भी उसकी मेजबानी हरियाणा को मिली थी। लेकिन जब उस कमेटी ने हरियाणा के स्टेडियमों का दौरा किया तो उन्होंने उन सबको सब स्टैंडर्ड मिला, और वो जो एथलेटिक्स फेडरेशन कप था वो भी हरियाणा से उसकी मेजबानी छीन गई। और अगर इतने बड़े बड़े लेवल के मैच होते तो ये देखिए हरियाणा के खिलाड़ियों को कितना बेनिफिट होता। अगर अब बात करें आज की अखबारों में पढ़ लेना, एक एशिया अंडर 18 खेल हुए हैं दोस्तों, उसमें एथलेटिक्स में एक हिमांशु जाखड़ है। हिमांशु जाखड़ की आज स्टेटमेंट आई हुई है अखबारों के अंदर। उसने ये कहा, तो गोल्ड मेडल जीता है उस लड़के ने एशिया में। तो उस लड़के ने ये कहा कि मेरे को जो भाला मिला था ना जेवलिन थ्रो में, वो स्टेट लेवल का भी नहीं था, और मुझे कमजोर सा ऐसा भाला दिया गया कि मैं उससे मतलब अपना पूरा प्रदर्शन दिखाई नहीं पाया। फिर भी उस बच्चे ने गोल्ड मेडल हासिल किया। अब ये सोचिए, हरियाणा का एक बच्चा ये कह रहा है कि अगर मुझे इंटरनेशनल लेवल का भाला दिया जाता, अंतर्राष्ट्रीय सतर की जो प्रतियोगिताएं होती है उनमें नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी हैं उनको जो भाला मिलता है, अगर उसको भी इसी लेवल का भाला दिया जाता तो और भी ज़्यादा रिकॉर्ड बनाता, और भी ज़्यादा दूर फेंकता। लेकिन उसको स्टेट लेवल का भी भाला नहीं दिया गया। तो ये खिलाड़ियों के प्रति हरियाणा सरकार की पॉलिसी, ये देखिए इससे क्या खेल है वो खेल बढ़ेंगे। अब चलिए, ये तो था वर्तमान खिलाड़ियों की बात।
अब जो खिलाड़ी अपने प्रयत्नों से देश का नाम रोशन कर चुके हैं, जो मेडल जीत चुके हैं, मेडल के बाद कुछ विशेष खिलाड़ियों को कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं, तो वो जो अवार्डी खिलाड़ी है उनका भी यही हाल है। तो मैं आपको थोड़ा बताऊं कि ये जो अवार्ड है, जैसे अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, भीम अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड है, एडवेंचर गेम अवार्ड है, तो ये हरियाणा के बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। अगर संख्या की बात करें तो आज के दिन भीम अवार्ड के 130 खिलाड़ी हरियाणा के अंदर हैं, अर्जुन के अवार्ड के 112 हैं, ध्यानचंद के 9 खिलाड़ी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं कोच, वो 11 कोच हैं, एडवेंचर गेम के 3 हैं, और भी एक छोटे छोटे गेम। एडवेंचर गेम का आपको पता नहीं हो तो मैं थोड़ा बता दूं कि एक साहसिक खेल अवार्ड होता है, इसके अंदर जैसे पैराग्लाइडिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है, राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग वगैरह, ये इस तरह के जो खेल होते हैं ये उस कैटेगरी में आते हैं, और इसके अंदर भी काफ़ी बड़ा अवार्ड दिया जाता है। अब दोस्तों नीति ये है कि इन खिलाड़ियों को पेंशन मिलती है, तो जब इनको पेंशन मिलती है तो हर महीने खिलाड़ी जब खेल छोड़ देता है तो उसको उसका जो गुजारा होता है वो पेंशन के ऊपर गुजारा होता है। लेकिन इन सभी खिलाड़ियों को, ये जो अवार्ड विनर हैं, इनको अक्टूबर से कोई भी पेंशन नहीं मिली। और ये जो पेंशन है, भीम अवार्ड तो चलो हरियाणा सरकार ने शुरुआत की थी, तो ये तो 5,000 रुपये महीना इसमें अवार्ड मिलता है। लेकिन अर्जुन अवार्ड है, ध्यानचंद अवार्ड है, साहसिक खेल अवार्ड है, या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड, इनमें पेंशन मिलती है 20-20 हज़ार रुपये। और ये 20 हज़ार रुपये उन खिलाड़ियों को अक्टूबर के बाद, यानी जब से नायब सैनिक सरकार चुनी है, तो नायब सैनिक सरकार के बाद उनको अक्टूबर से लेकर कोई भी पैसा उनको पेंशन के रूप में नहीं मिला। अब ये बताइए, वो खिलाड़ी जो खेल छोड़ चुके हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है या फिर और जिनका गुजारा नहीं चल रहा, वो पेंशन के ऊपर अपना गुजारा कर रहे हैं, तो वो पेंशन उनको हरियाणा सरकार दे नहीं रही, तो वो कहाँ से राशन पानी लाएंगे, कहाँ से खाना पीना खाएंगे, क्या वो करेंगे? क्या इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी के प्रदेश के लिए या देश के लिए लगाई थी कि बाद में सरकार उनके पेंशन के पैसे भी ना दे? तो जब इस मामले में दोस्तों मैंने देखा कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि 20-20 हज़ार रुपये महीना भी पेंशन ना दे, तो जब मैंने सोचा तो मेरे इसमें 4 वजह नज़र आई दोस्तों के पेंशन ना मिलने की। तो पहली बात तो ये मुझे लगा कि या तो हरियाणा सरकार की रुचि नहीं है। तो हरियाणा सरकार की रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि ये ज़्यादातर खिलाड़ी ना जाट कम्युनिटी से आते हैं, जैसा मैंने बताया था कि जाटों को निपटा दिया है हरियाणा सरकार ने। तो हो सकता है कि ये भी कारण हो गया, जाट कम्युनिटी से ज़्यादातर खिलाड़ी आते हैं, छोड़ो ना, इनको कहाँ पेंशन देनी। अच्छा, दूसरा या फिर अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हरियाणा सरकार के पास पैसा ही ना हो। अगर हरियाणा सरकार के पास पैसा नहीं हो तो दोस्तों पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा सरकार ने 3,52,820 करोड़ रुपए कर्जा ले रखा है। तो वो कर्जा कहाँ गया? 3,52,820 करोड़ रुपए। दोस्तों इसी 3,52,820 करोड़ रुपए का जो कर्जा है, इसी कर्जे से संबंधित मैं आपको छोटा सा एक घटना याद दिलाता हूँ। 2004 से लेकर 2014 तक भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर, और मैं 2000 से पत्रकारिता शुरू कर दी थी मैंने। तो मैंने देखा कि हरियाणा सरकार ने जब 2014 में 4 के अंदर गद्दी संभाली, यानी सरकार ने अपना वो लिया, सरकार बनी, तो उसके ऊपर कर्जा था हरियाणा सरकार के ऊपर 26,000 करोड़ का। लेकिन जब 2014 में हरियाणा सरकार गई और बीजेपी सरकार आई तो हरियाणा सरकार के ऊपर कर्जा था 82,000 करोड़ का, यानी 56,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। तो उस कर्जे में दोस्तों भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, तो भूपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से, और मैं भी रोहतक से ही हूँ। तो भूपेंद्र हुड्डा जी सवेरे सवेरे घूमने की का शौक है उनको, अक्सर मानसरोवर पार्क में या मॉडल टाउन में इसमें वो घूमते हुए मिल जाते। तो मैं भी अक्सर मॉर्निंग वॉक में उनसे कई बार मिल लिया करता। तो मैं कई बार उनसे पूछने लग गया, आगे जी वो 56,000 करोड़ का कर्जा जो हरियाणा सरकार ने लिया था आपने क्या किया? पहले तो उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में जब उनको दिखाई दिया ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये पत्रकार है, रोहतक से ही है और ये कहीं ना कहीं मिलेगा, तो एक दिन जैसे मैंने उनसे पूछा कि हुड्डा साहब वो 56,000 करोड़ कहाँ गए हैं, तो उन्होंने कहा काका क्यों लट दे रहा है, या ले पकड़ लिस्ट, वो 56,000 करोड़ का कर्जा कित गया तू ये देख ले। और मैं तेरे को मुँह जबानी भी बता दूं भाई, मैंने रोड भी बनाए हैं, मन गाँव के अंदर स्टेडियम भी बनाए हैं, चौपाल भी बनाए हैं। उन्होंने रफली से कई काम गिना दिए और बोला ले बाकी लिस्ट या देख ले। तो दोस्तों 10 साल के अंदर 56,000 करोड़ का कोई ज़्यादा कर्जा नहीं था, ये मैं भी मानता हूँ। और उस टाइम भी जब उन्होंने कामों की लिस्ट दी तो मैंने देखा ज़्यादा वो नहीं था, और उन्होंने वास्तव में काम किए थे। लेकिन
56,000 करोड़ रुपए जब ज्यादा नहीं थे, तो जब खट्टर सरकार आई और अब तक जो 3,52,000 करोड़ का कर्जा है दोस्तों, तो वो इतना ज्यादा 56,000 करोड़ की तुलना में तो बहुत ज्यादा है। और कांग्रेस सरकार के टाइम में जब भी वो रोड नेशनल हाईवे भी बनाया करते तो टोल टैक्स इतने ज्यादा नहीं थे, गिनती के टोल टैक्स हुआ करते। लेकिन आज हालत ये है कि अगर कोई भी सरकार रोड बनाने लगते तो 1-2 किलोमीटर का रोड बनते, टोल पहले वसूल करने लग जाते हैं, लोगों से पैसे की रिकवरी पहले शुरू हो जाती है, और जब तक रोड पूरा होता है ना तब तक तो वो लगभग आधी रिकवरी तो कर चुके होते हैं। और उसके बाद उनका जो टाइम पूरा हो जाता है, जो वो पूरी वसूली कर चुके होते हैं, उसके बाद भी वो टोल टैक्स चलता ही रहता है, लोगों से टैक्स वसूल करते ही रहते हैं। तो वो पैसा कहाँ गया? 3,52,820 करोड़ रुपए कर्ज लेने के बाद भी क्या इन खिलाड़ियों के 20-20 हजार रुपये पेंशन नहीं दे रही सरकार? ये तो बहुत गलत बात है अगर ऐसा है तो। अच्छा, दूसरा, या फिर मुझे लगा कि या फिर ऐसा हो सकता है कि सरकार के पास तो सब कुछ है लेकिन अधिकारी सरकार को नहीं बता रहे। अगर ये बात है तो ये तो और भी बुरी बात है। फिर वो मुख्यमंत्री किस चीज़ के? नायब सिंह सैनी जी, जब उनको अधिकारी यही नहीं बता रहे और उनके प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर प्रदेश का नाम रोशन किया और उनको उनकी पेंशन तक नहीं मिल रही और अधिकारी उनको बता नहीं रहे, तो ये भी किसकी कमी है? अगर ऐसा है तो ये भी तो मुख्यमंत्री की कमी है, ये भी तो सरकार की कमी है। या फिर आखिरी जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि शायद लोग ये आरोप लगाते हैं कि नायब सिंह सैनी जी हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी के एक तरह से डमी सीएम और उनको फैसला लेने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा है जैसा कि लोग कह रहे हैं तो ये तो और भी बुरी बात है। अगर खट्टर जी अगर इस चीज़ के आज भी अगर परोक्ष रूप से वो मुख्यमंत्री हैं और इन बच्चों को ये जरूरी तो नहीं कि जाट कम्युनिटी ये समझ में आती है कि खट्टर साहब की जो जाटों के प्रति नफरत है या उनको खुद लाइन लगाने की है वो पूरे हरियाणा में किसी चीज़ छुपी हुई नहीं है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने क्या बिगाड़ा है? अगर वो इन खिलाड़ियों को 20-20 हजार रुपये भी नहीं दे सकते तो उससे सरकार का कितना विकास हो जाएगा, कितने काम हो जाएंगे सरकार के, क्या सरकार बचा लेगी? कम से कम ये खिलाड़ी जिन्होंने नाम रोशन किया है प्रदेश का, अपना खून और पसीना बहाया है देश के लिए, प्रदेश के लिए, उनकी 20-20 हजार रुपये पेंशन नहीं दी जा रही। ये बहुत ही अनुचित है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए और उन खिलाड़ियों की जो जब से उनकी सरकार बनी है तब से लेकर यानी अक्टूबर से लेकर आज तक उनको कोई पेंशन ही नहीं मिली है, उनकी पेंशन दी जाए ताकि वो जो अपना काम चला सके, अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सके। तो आज का मेरा इतना ही कहना था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो या मेरी ये बात पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों कमेंट जरूर करें, चाहे मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ, और अगर ठीक हूँ तो कमेंट करें। और आपसे विशेष निवेदन मैं ये करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।